केंद्रीय राज्य मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी को बहुत बहुत अभिनंदन महोदय। भारत में श्वेत क्रांति के जनक, दुग्ध क्षेत्र के भीष्म पितामह, पद्म विभूषण स्वर्गीय श्री वर्गीज कुरियन साहब के जन्म दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के इस समारोह में मंच पर गरिमामय उपस्थिति जिनकी है, हमारे भाई और सहयोगी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन साहब, श्रीमती अलका उपाध्याय सचिव पशुपालन एवं डेयरी, श्री संभाभाई पटेल चेयरमैन अमूल, वर्षा जोशी जी एडिशनल सेक्रेटरी, श्री जगत हजारका जी एडवाइजर स्टेटिक्स, श्री रामशंकर सिन्हा जी ज्वाइंट सेक्रेटरी, सुपर्णा जी और वर्दी डॉटर ऑफ ए वर्दी फादर मिस निर्मला कुरियन, अमूल को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाले श्री जयंत मेहता जी, स्वर्गीय वर्गीज कुरियन जी के चरणों में आज 2 दिवस है। एक संविधान दिवस जिससे देश चल रहा है और एक राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जिसकी वजह से पोषण हो रहा है। तो मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा और जिसने भी ये निर्णय लिया कि उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाने का जिसके भी जेहन में ये विचार आया, उसके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा। वो इसलिए कि जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, देश, समुदाय अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से फिर संघर्ष करने की क्षमता आती है, संघर्ष से सत्ताएं भी मिलती हैं, सत्ताओं से इतिहास बनता है और इतिहास फिर ऐसे ही 26 नवंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बाकी लोगों को, संविधान निर्माताओं को याद करता है तो वर्गीज कुरियन साहब को भी याद करता है। मेरा सौभाग्य है कि 1988 में लखनऊ में कुरियन साहब से मुलाकात हुई। मेरी प्रत्यक्ष मुलाकात नहीं थी, मैं उन दिनों पुलिस में नौकरी कर रहा था, तो एनटी तिवारी साहब से वो मिलने आए थे। तब तक मैंने सामान्य ज्ञान में जो पढ़ना पड़ता है ना कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि आदि, ऐसा नाम पढ़ रखा था। श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, तो शुरू में तो ऑपरेशन फ्लड को बाढ़ समझा मैं, बाद में समझ में आया नहीं, ये व्हाइट रिवॉल्यूशन है। मुझे याद है कि 5वें तल पर मुख्यमंत्री जी बैठते थे, कुरियन साहब से उनकी मुलाकात हुई तो अक्सर लिफ्ट तक छोड़ा जाता है, लेकिन तिवारी जी उनको ग्राउंड फ्लोर पर आए, फिर कार के दरवाजे तक छोड़ने आए। तो उनको अपने जीवन काल में ही देश ने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया था। जिन लोगों को अवार्ड मिला है, मैं उन सबको बधाई देना चाहूंगा और चयन प्रक्रिया के जो लोग चयन करता है उनको भी कि बहुत छांट छांट के नगीने देश भर से आप लोग लाए। पूर्वोत्तर की अपनी भौगोलिक समस्याएं हैं, वो मुर्रा भैंस से कंपटीशन नहीं कर सकते, हरियाणा से, पंजाब से, वो गुजरात की गिर से कंपटीशन नहीं कर सकते। इसलिए अच्छा लगा कि पूर्वोत्तर की अलग कैटेगरी आपने बनाई, जिससे वो अपनी श्रेणी में पुरस्कार पा रहा है। बड़ा महत्व होता है पुरस्कारों का। ये एक प्रतीक चिन्ह, शॉल, सर्टिफिकेट
या कुछ पैसे नहीं होते हैं, ये इस बात का प्रतीक होता है कि देश ने आपकी सेवाओं को सराहा है, विभाग की निगाह पर है। और देश में पद्म पुरस्कारों की संख्या बहुत कम है। विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने अपनी जवानी के बेहतरीन साल गुजार दिए हैं। अगर विभिन्न विभाग, एनजीओ, सोसाइटीज, ट्रस्ट यदि विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कृत नहीं करेंगे तो लोगों के साथ ये बेईमानी हो जाएगी। इसका महत्व तो क्या है? ये काश शब्द पैदा करता है सभागार में। जिन लोगों को अवार्ड मिलता है वो तो मैं देखता ही हूँ कि उत्साहित होते हैं, लेकिन जो सेकंड पे होते हैं और थर्ड पे होते हैं उनको अगले साल फर्स्ट आने के लिए ये प्रेरणा करता है कि काश हमने थोड़ा और ठीक कर लिया होता तो हम थर्ड से सेकंड और सेकंड से फर्स्ट आ जाते हैं। ये काश उनको अगले साल के पुरस्कार में जरूर लाएगा। मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि देते ही रहूंगा हमेशा जब तक पुरस्कार समारोह में जाऊंगा कि मैं 9 साल, अच्छा वो साबुन वही रहेगा क्योंकि वो ओरिजिनल घटना है। 9 साल की उम्र में मेरे टीचर ने मुझे अंताक्षरी प्रतियोगिता में नाम लिखवा दिया, रामचरितमानस की ढेर सारी चौपाइयां रटा दी, तो मैं अपना ब्लॉक जीता, तहसील जीता और जिला जीता। तो जिले में प्रथम आने पर रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली टिक्की मिली थी, लेकिन उसकी खुशबू से मैं आज तक महक रहा हूँ। उसका कारण है कि वो मेरी स्व अर्जित थी। दूसरा कारण है कि उसने 9 साल की उम्र में पैरों की लड़खड़ाहट को दूर कर दिया, माइक के फोबिया को दूर कर दिया और स्टेज के डर को दूर कर दिया। मेरा भाषण अच्छा नहीं होता है, लेकिन ऑडियंस में कोई भी बैठा हो मुझे कभी डर नहीं लगता है। लॉ एंड जस्टिस में चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे हों, हेल्थ में चाहे एम्स के डायरेक्टर बैठे हों, और अब कोई भी बैठा हो, उसका कारण वो इनाम है, उसने ये सारा। तो मुझे लगता है कि इस अवार्ड से आप भी काफी गौरवान्वित महसूस हो रहे होंगे। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसानों की आय को दुगना किया जाए, यदि खेती से हो रहा होता तो ये देश खरबपतियों का देश होता, क्योंकि हजारों साल से हम खेती ही कर रहे हैं, ऊपर से परंपरागत कर रहे हैं। खेती बहुत कच्ची चीज है, ज्यादा वर्षा से बचे, कम वर्षा से बच पाए, ओले से, पाले से, कोहरे से, धुंध से, निराश्रित गौवंश से, नील गायों से, आग से बचे तब हमारी है। इसलिए जो आय दुगनी प्रधानमंत्री जी ने कम से कम कहा है, कई सक्सेस स्टोरी ये बता रहे हैं कि हमने 4 गुना कर लिया। कैसे की है? पशुपालन नहीं, उन्नत किस्म के पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, फूलों की खेती, फलों की खेती, औषधि खेती, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल, स्प्रिंकलर इरिगेशन का इस्तेमाल, और सबसे बड़ी बात है कि ICAR के वैज्ञानिकों की लैब को लैंड तक जिन्होंने पहुंचाया है, उन्होंने अपनी इनकम को दुगना किया है। उसमें पशुपालन, अब मैं बहुत आंकड़े में नहीं जाऊंगा, सब एक सा ही आंकड़े रहते हैं, लेकिन बधाई देना चाहूंगा कि सबके प्रयास से हम नंबर 1 दुग्ध उत्पादक हैं। विश्व 2% की वार्षिक दर से बढ़ रहा है, हम 6% की वार्षिक दर से बढ़ रहे हैं। 3 चीजें मुझे समझ में आ रही हैं कि उनमें सुधार हो जाए तो ठीक हो जाएगा। एक, जो 35% AI हो रही है वो लगभग 70 हो जाए। कंपल्सरी सेक्स सॉर्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान हो, IVF में चले जाए तो और अच्छी बात है, और FMD मुक्त हो जाए देश। हमारा दुग्ध उत्पादन एक पशु का 2069 किलो निकला है, वहीं पर कुछ देश हैं जिनका 8000 है, तो 4 गुना वो दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं। तो जब अभी हम नंबर 1 पर हैं
तो नंबर और 1 और 2 वाला फासला हम बहुत लंबा कर सकते हैं अगर हम लोग भी 6-7 हजार पे आ जाए। हमारी ही गिल्ड ब्राजील जाकर के एक ब्रांड बन गई है। 3 क्रांतियों से 1857 की क्रांति से हमारे अंदर स्वतंत्रता की भावना पैदा हुई। मैं स्वामीनाथन जी को भी याद करना चाहूंगा और संयोग है कि हम राज्यसभा में साथ में रहे और 4 नारे बहुत शानदार हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। यही देश की प्रगति का एक मूल मंत्र है। भगवान का धन्यवाद कि मुझे बहुत छोटे गांव में पैदा किया। हरित क्रांति से पहले मेरे अपने अनुभव में, मैं सुने सुनाए तो कभी कहते ही नहीं, हमने अपने गांव में अपने घरों में देखा कि दिवाली और होली पर पूड़ी कचौड़ी बनती थी और रिश्तेदार के आने पर गेहूं की रोटी, जैसे हम फुलकिया कहते हैं टाबा वाले, तो फुलकिया बनती थी और हम बच्चे इस बात पे लड़ते थे कंपेनियन के तौर पे बैठेंगे तो हमें भी मिल जाएगी। तो फूफा के आने पे बड़ा भाई बैठा था तो जीजा के आने पर हम बैठेंगे जिससे हमें भी गेहूं की रोटी मिल जाएगी। जिंदगी भर जैसे हम खाते रहे बाजरा, मक्का, जौ, रागी, कपनी, कोदों। दिल्ली में आके पता चला इसे मिलेट्स कहते हैं। तो कहते हैं कि घूरे के दिन भी 12 साल बाद फिर जाते हैं। तो हमारे श्री अन्न का, प्रधानमंत्री का धन्यवाद कि फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ा और इज्जत हो गई। तो उस मोटे अनाज को श्री अन्न कह दिया और उसका विस्तार हो रहा है। तो ये तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से जिनका भी कृषि वैज्ञानिकों का, किसानों की मेहनत का ये फल है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं चावल प्रति माह दे रहे हैं। अब ये मैं सबके चरणों में प्रणाम करना चाहूंगा और कुरियन जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये श्वेत क्रांति कब बहती थी नदियां, समझ में नहीं आ रहा कब बहती थी। दूध की नदियां बहती हैं, या तो नर्मदा को अमरकंटक से निकलते हुए बेड़ा घाट पे देख के कह दिया होगा कि दूध की नदियां बनती। मेरे हिस्से में तो 6 भाई थे तो 6वें दिन दूध आता था। सोमवार को ये भाई पिएगा, मंगल को ये, बुध को ये, बृहस्पति को ये, शुक्रवार को ये, शनिवार को ये। तो नदियां कब बहती थी? चारागाह बहुत थे। फिर ये नदियां हमने तो देखी नहीं। अब मैं आंकड़े में नहीं जाऊंगा कि 14 में तक क्या था और 24 तक क्या था और आजादी के साथ क्या था। तो मुझे लग रहा 15-16 ग्राम मिलता होगा आजादी के साथ। तो मैं बहुत आंकड़ेबाज लीडर हूँ भी नहीं। आज 459 ग्राम आ रहा है, लेकिन अभी और ज्यादा उम्मीद है। तो ये दूध का हाल होता था। मुझे लगता है किसान अपने परिवार के साथ अपने बच्चों की भूख की लड़ाई लड़ रहा था, तो गाय और भैंस को केवल चारागाह में चराकर ही सीमित था। मुझे नहीं लगता है कि वो आटा खिलाता होगा। तो पोषण नहीं मिलता था पशुओं को। मुर्रा कोई आज थोड़े पैदा हो गई, बराबर भैंस हमारी कोई आज थोड़े पैदा हो गई। हम खुद खाएं या पशु को खिलाएं। तो पशु को सुबह ले जाते थे और शाम को लाके बांध देते थे, तो घास वास खाते थे। तो दूध में ना ज्यादा फैट होता होगा, लेकिन मेरी माँ कहती थी बिनौला वो खिलाती थी तो भयंकर फैट वेट तो शब्द उनने नहीं सुना होगा और लैक्टोमीटर, लेकिन वो ये कहती थी कि जब वो कपास का बिनौला खिलाती थी तो दूध दुहने में भी दिक्कत आती थी, जो उसके पोर होते हैं उसमें से। तो ये 1-2 एफएमडी मुक्त हो जाए। एआई का तो मेरा सपना है कि सेक्स सॉर्टेड सीमेंट से कृत्रिम गर्भाधान हो जाएगा तो 90% बच्चियां पैदा होंगी तो 10 साल रहेंगी। नंदी महाराज पैदा हो गए थे, वो 10 घंटे भी भारी पड़ते हैं। क्योंकि मुझे लगता है मैंने 20 साल से अपने लोकसभा पूरी में बैलों से हल चलते हुए नहीं देखा। ना मैं बैलगाड़ी देख रहा हूँ, ना रहट देख रहा हूँ, ना कोलू देख रहा हूँ, ना दाएं देख रहा हूँ। दाएं तो हम ही समझ सकते हैं, उस पीढ़ी के लोग, बाकी लोग दाएं नहीं समझ सकते। तो थ्रेसर आ गया तो दाएं बैल खत्म हो गया, मेटाडोर आ गई तो बैलगाड़ी इररिलेवेंट हो गई, ट्रैक्टर आ गया तो हल बेकार हो गया, और वो क्रेशर आ गया तो कोलू बेकार हो गया, पंपिंग सेट आ गया तो रहट बेकार हो गई। तो यूजलेस हो गया बैल, इसलिए वो प्राइसलेस हो गया और वो इतना कीमती होता था। मैं फिर बात कह रहा हूँ कि एआई ये होना ही है।
क्योंकि इतना बैल महंगा होता था कि हमने अपने गांव में एक बैल हमारा, दो होते ही नहीं थे, तो दूसरे वाले से बैल हमने उसका खेत जुतवा दिया, उसने हमारा जुतवा दिया, ऐसे खेती की है। फिर एक बैल हमारा, एक भैंसा सामने वाले का, फिर एक भैंसा हमारा, एक भैंसा उसका, फिर एक भैंसा हमारा। उस बंदे पे भैंसा भी नहीं है, तो जो हमारी सी बफेलो होती थी, अगर उसने गर्भ धारण नहीं किया तो उससे भी हल चलाया है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो मदर इंडिया देखी तो बेचारी नरगिस अपने कंधे पाल चला रही है। सेकंड जनरेशन में संजय दत्त है, मेरे हम उम्र है वो। तो मन करता है, तुम्हारी माँ ने बहुत गरीबी काटी है, चाहो तो आगरा से मैं तुम्हें 10,000 बैल दे सकता हूँ, अगर आप जितना ट्रांसपोर्ट कर सकें। बछड़ा पैदा होने पर माँ ढोलक पर सोहर के गीत गाती थी। बछड़ा पैदा होने पर मिठाई बांटी जाती थी। और आज बछड़ा पैदा होता है तो मुंह लटकता है। अब तो इस मंच के हाथ में है कि हम बछड़ा पैदा ही ना होने दें। ऊपर से गारंटी होगी कि वो साहिवाल की बछिया होगी, या थारपारकर की होगी, या हरियाणवी की होगी, या गिर की होगी, या गंगा तीर की होगी, या कांकेर की होगी। तो मेरा प्रिय विषय है, तो मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। और अमूल का धन्यवाद कि मैं त्रिभुवन दास जी को भी याद करना चाहूंगा कुरियन साहब के साथ, तो सरदार पटेल को भी याद करना चाहूंगा, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद करना चाहूंगा। सरदार पटेल धरना रैली प्रदर्शन के जनक थे। मुझे लगता है बारदोली के आंदोलन से बड़ा होगा नहीं। मैं तो उन गोरों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो पॉल्सन डेयरी चला रहे थे। अगर वो जाति नहीं करते तो अमूल नहीं पैदा होता। कई बार जुल्म और जाति से भी विकास होता है। तो उन्होंने किसानों पर जुल्म किया, लोग सरदार पटेल के पास गए। सरदार पटेल ने कहा कि अपने पैरों पर खड़े हो, एक कोऑपरेटिव बनाओ। वो बनी। मुझे नहीं पता वो कितने लीटर से शुरू हुई, कितने किसान हुए, लेकिन एक शेर याद आ रहा है आज के अमूल को देखकर कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। लेकिन उस कारवे के पीछे त्रिभुवन दास जी की लीडरशिप, वर्गीज कुरियन साहब का टेक्निकल मामला रहा होगा, और एक बिल पावर। शास्त्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक रात गुजारी है उन्होंने, तो एक रात गुजारने से जरूर प्रभाव पड़ा होगा। धन्यवाद आप सबका कि हम एफएमडी मुक्त, सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत, टीबी मुक्त भारत, हम चेचक मुक्त भारत, पोलियो मुक्त भारत है। तो जो एनिमल्स हैं जो जिंदाबाद नहीं कर सकते, मुर्दाबाद नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते, धरना नहीं दे सकते, तो उनकी बीमारी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री जी का सपना है हम एफएमडी मुक्त हो जाएंगे तो फिर दूध की कीमतें, मेरी माँ रत्न कहती थी, और दूध दूहते हुए अगर एक बूंद पानी दूध गिर जाता था तो उसको माथे से लगाती थी, उसको रत्न कहती थी। और गिलास का दूध पीने के बाद पानी डालकर पिलवाती थी। तो उसको जब कोई किसान महाराष्ट्र के हो या कहीं के जब फैलते हुए हम लोग चैनल पे देखते हैं तो बहुत कष्ट होता है। राज्य सरकारों से भी अनुरोध है कि किसान, ये देश किसानों का है, खेत देश की खुशहाली का रास्ता खेत कल्याण से जाता है। किसान खुश तो देश खुश, किसान नाराज तो देश नाराज, किसान गरीब तो देश गरीब। तो जब तमाम योजनाएं वेलफेयर की चल रही हैं तो दुग्ध उत्पादक किसान को घाटा नहीं होना चाहिए, उसकी लागत का उसको मुनाफा, जैसे खेती में स्वामीनाथन जी ने कहा है तो दुग्ध में भी उसको मुनाफा होना चाहिए। मैं सभागार में उपस्थित सभी लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूं, और मंच पर अच्छे कार्यक्रम करने पर हमारे अलका जी का और जोशी जी का और सभी हमारे अधिकारियों का आभार प्रकट करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपने जो बातें साझा की उसमें आपका निजी अनुभव तो था ही, साथ ही ग्रामीण अंचल की कई सतरंगी कहानियां आज आपके माध्यम से इस मंच पर साझा हुई हैं, और उन सभी कहानियों से कहीं ना कहीं हम जुड़ पा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हृदय की गहराइयों से इस मार्गदर्शन के लिए।